रिलायंस कैपिटल की नीलामी पर क्या है नया अपडेट? जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप में कितना निवेश किया? वोडाफोन आइडिया के संभावित निवेशकों को किस बात की है चिंता? स्टार्टअप्स को आयकर विभाग ने क्यों जारी किए नोटिस? फोर्स मोटर्स के शेयर में क्यों लगा 20% का ऊपरी सर्किट? इन सब सवालों के जवाब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, अनिल अंबानी की कर समाधान प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी रिलायंस कैपिटल का शेयर मंगलवार को दो खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि सोमवार को हुई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की बैठक में ज्यादातर लेंडर्स ने सहमति और असहमति वाले क्रेडिटर्स में रिकवरी की रकम को बराबर बांटने पर फैसला लिया है। इस तरह लेंडर्स की रिकवरी प्लान पर नेगेटिव वोटिंग को डिस्करेज करने की मंशा है। लेंडर्स को कर समाधान प्रक्रिया से कुल 10,090 करोड़ रुपए की रिकवरी की उम्मीद है, जो कि 12,500 से 13,000 करोड़ रुपए की लिक्विडेशन वैल्यू से कम है। 26 अप्रैल को हुए नीलामी के दूसरे राउंड में हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसे बाद में 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया था, यानी इंप्रूव कर दिया गया था। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल के पास 430 करोड़ रुपए की नकदी है, तो इस तरह 10,090 करोड़ रुपए की कुल रिकवरी हो पाएगी। दूसरी खबर यह है कि चौथी तिमाही में कंपनी को 1488 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ है। हालांकि ये पिछले साल की समान अवधि से 65% कम है, क्योंकि पिछले साल चौथी तिमाही में कंपनी को 4,249 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस दौरान आय 4,770 करोड़ रुपए से 7% घटकर 4,436 करोड़ रुपए पर रही। घाटे में कमी खर्च घटने के चलते हुई है। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च साल दर साल 8,982 करोड़ रुपए से 33.8% घटकर 5,949 करोड़ रुपए पर रहा है। दूसरी खबर, अदानी समूह मंगलवार को 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप में जिन 5 विदेशी फंड्स के निवेश पर सवाल उठाए हैं, उनमें से 2 विदेशी फंड्स 2012 से आयकर विभाग के रडार पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड को 2012 में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने नोटिस भेजा था और बाद में उस नोटिस की जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा की गई थी। इसी तरह लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड नाम की कंपनी को भी 2014 में मॉरिशस की रेवेन्यू अथॉरिटी ने नोटिस भेजा था और उस नोटिस की जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा की गई थी। लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 से अदानी ग्रुप में निवेश कर रहा है। और दूसरी खबर यह है कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में 33 से 53 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया है। यह रकम 2 मार्च के बाद निवेश की गई है, जब जीक्यूजी पार्टनर्स ने ग्रुप की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें से अदानी एंटरप्राइजेस में 66 करोड़ डॉलर, अदानी पोर्ट्स में 64 करोड़ डॉलर, अदानी ट्रांस में 23 करोड़ डॉलर और अदानी ग्रीन में 34 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया था। तीसरी खबर यह है कि चौथी तिमाही में अदानी ट्रांसमिशन का मुनाफा साल दर साल 229 करोड़ रुपए से 70% बढ़कर 389 करोड़ रुपए पर रहा। इस दौरान कंपनी की आय 17% बढ़कर 3,031 करोड़ रुपए पर रही है। वहीं कामकाजी मुनाफा 28% बढ़ा है और यह बढ़कर 1,570 करोड़ रुपए पर रहा। पर अच्छे नतीजों के बावजूद अदानी ट्रांसमिशन का शेयर मंगलवार को करीब 2.25% गिरकर बंद हुआ, क्योंकि तीसरी तिमाही में 475 करोड़ रुपए के मुकाबले यानी तिमाही दर तिमाही मुनाफे में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। तीसरी खबर, वाडिया ग्रुप की कर्ज से जूझ रही कंपनी गो फर्स्ट को लेकर मंगलवार को 2 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के साथ रिवाइवल प्लान पर चर्चा की है। पिछले हफ्ते डीजीसीए ने गो फर्स्ट को 30 दिन के अंदर रिवाइवल प्लान पेश करने के लिए कहा था। दूसरी खबर यह है कि कंपनी ने अपने पायलट और अधिकारियों को रोकने के लिए सैलरी में इजाफा करने का फैसला लिया है। कंपनी पायलटों की सैलरी में 1 लाख रुपए और दूसरे अधिकारियों की सैलरी में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी करने जा रही है। दरअसल गो फर्स्ट के कई पायलट एयर इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गो एयर के 200 पायलट्स ने एयर इंडिया को ज्वाइन कर भी लिया है। खबरें ऐसी भी है कि एयर इंडिया हर महीने 600 पायलट और कैबिन क्रू की भर्ती कर रही है, जिसमें से 50 पायलट और 550 कैबिन क्रू मेंबर्स शामिल हैं। चौथी खबर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी एडीआईए की आदित्य बिरला ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है। ये बातचीत ग्रुप की हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी ABHICL में करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपए की रकम की निवेश करने के लिए हो रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई के आंकड़ों के मुताबिक 14% मार्केट शेयर के साथ ABHICL देश की 5 सबसे एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। एडीआईए के अलावा दुनिया की चुनिंदा सॉवरेन वेल्थ फंड्स या SWFs भी हिस्सा खरीदने के लिए इच्छुक हैं, जिस पर आने वाले कुछ हफ्तों में बातचीत शुरू हो सकती है। इस डील के जरिए SWFs की ABHICL में छोटी हिस्सेदारी खरीदने पर नजर है। पांचवी खबर, सोमवार 29 मई को ग्रेविटा इंडिया के प्रमोटर रजत अग्रवाल ने 32 लाख शेयर बेच दिए हैं, जो कि कंपनी की 4.6% हिस्सेदारी के बराबर है।
एनएसई पर उपलब्ध ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक ये शेयर 565 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर बेचे गए हैं, जिससे इस सौदे की वैल्यू 181 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रमोटर की ओर से बेचे गए शेयर नमूरा होल्डिंग्स की 4 सहयोगी कंपनियों ने खरीदे हैं। इसमें एमटीबीजे अकाउंट नमूरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने 15 लाख शेयर, नमूरा ट्रस्ट एंड बैंकिंग कंपनी ने 7.5 लाख शेयर, नमूरा एसेट मैनेजमेंट मलेशिया की ओर से मैनेज किए जा रहे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बोर्ड ने 5.5 लाख शेयर और नमूरा फंड्स आयरलैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने 4 लाख शेयर खरीदे हैं। इस ब्लॉक डील के बाद ग्रेविटा इंडिया के शेयर ने दिन के दौरान 601 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था और 1.5% चढ़कर बंद हुआ था, जबकि मंगलवार की बात करें तो शेयर करीब 5.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 610 रुपए का एक और नया 52 वीक हाई टच किया था। छठी खबर, सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी में हिस्सा बिक्री की योजना है। इस हिस्सा बिक्री के जरिए ग्रुप की $50 करोड़ जुटाने की योजना है, जिसमें माइनॉरिटी यानी छोटी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। इस हिस्सा बिक्री के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को एडवाइजर के तौर पर नियुक्त भी कर लिया है। आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक और कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की ही सहयोगी कंपनी है। हिस्सा खरीद के लिए टीपीजी का द राइज फंड इच्छुक बिडर्स में से एक है। ये फंड क्लीन एनर्जी के कारोबार से जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। इससे पहले इस फंड ने टाटा मोटर्स की ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी में $1 अरब का निवेश किया था। सातवीं खबर, फंडिंग की कमी से जूझ रही देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते पूंजी जुटाने को लेकर बातचीत आगे बढ़ने के संकेत दिए थे, पर एनालिस्ट का मानना है कि नई पूंजी इक्विटी के बजाय कर्ज के रूप में आ सकती है। दरअसल एनालिस्ट के मुताबिक निवेशकों को डर है कि नियामक बकाये या रेगुलेटरी ड्यूज पर मोरेटोरियम खत्म होने पर इक्विटी डाइल्यूशन यानी उनके इक्विटी हिस्से में कमी हो सकती है। आसान शब्दों में समझें तो एनालिस्ट सरकार की बकाया रकम को दोबारा इक्विटी में बदले जाने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। अगर नए निवेशक अभी कंपनी में इक्विटी हिस्सा लेते हैं तो सरकार को शेयर जारी किए जाने पर उनके हिस्से में कमी हो सकती है, जिसे इक्विटी डाइल्यूशन कहते हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2025 में वोडाफोन आइडिया का मोरेटोरियम खत्म हो रहा है, जिसके बाद स्पेक्ट्रम और एजीआर के बकाये पर सालाना करीब 43,000 करोड़ रुपए की रकम देनी होगी और कंपनी का कैश एबिटडा देखें तो करीब 10,000 करोड़ रुपए का है। तो उस हिसाब से एनालिस्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के पास 30,000 करोड़ रुपए के फंड्स की कमी होगी या तो फिर गैप होगा। आठवीं खबर, हाल के महीनों में यूएस के निवेशकों की ओर से वैल्यूएशन में कटौती किए जाने वाले भारतीय स्टार्टअप्स की सूची लंबी होती जा रही है। इस कड़ी में ताजा मामला यूनिकॉर्न एडटेक स्टार्टअप एरोडिटस का है, जिसके वैल्यूएशन में 9% की कटौती की गई है। इससे पहले स्विगी, बायजूस, फार्मेसी जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन घटाए गए थे। मार्च तिमाही के अंत तक एरोडिटस की वैल्यूएशन को अमेरिका के द प्राइवेट शेयर्स फंड नाम के एक फंड ने 9% घटाकर $2.9 अरब कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2021 में इस फर्म की ओर से एरोडिटस का वैल्यूएशन $3.2 अरब पर आंका गया था, जब द प्राइवेट शेयर फंड ने एरोडिटस में 0.2% हिस्सेदारी खरीदी थी। नौवीं खबर, आयकर विभाग ने कुछ प्रमुख यूनिकॉर्न समेत कई स्टार्टअप्स को बिना हिसाब के निवेश यानी द अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पर नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस फिनटेक, एग्रीगेटर और एडटेक समेत सभी तरह के स्टार्टअप्स को भेजे गए हैं। आयकर कानून की धारा 68 के तहत नोटिस जारी निवेश के स्रोत और प्रकृति यानी नेचर की जानकारी मांगी गई है। दरअसल इन स्टार्टअप्स में 100 करोड़ रुपए या उससे ऊपर के हर निवेश की जांच की जा रही है। वहीं आयकर विभाग एडवांस टैक्स पर भी करीब से नजर बनाए हुआ है। इसी के साथ कॉर्पोरेट से जुड़ी आज की सारी जो बड़ी खबरें हैं, जो बड़े अपडेट्स हैं, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसकी वजह भी समझते हैं साथ ही साथ। पहली खबर, चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद आईआरसीटीसी के शेयर में मंगलवार 30 मई को 3% तक की गिरावट देखने को मिली और शेयर की क्लोजिंग भी 0.5% की कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। इसकी दो मुख्य वजह है। पहली ये कि चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे बाजार अनुमान के मुताबिक रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 214 करोड़ रुपए से 30.4% बढ़कर 279 करोड़ रुपए पर रहा है। कंपनी की आय 691 करोड़ रुपए से 39.7% बढ़कर 965 करोड़ रुपए पर रही। कामकाजी मुनाफा 278.5 करोड़ रुपए से 16.5% बढ़कर 325 करोड़ रुपए के आसपास रहा, पर मार्जिन में डिप देखने को मिला है। कंपनी के कामकाजी मार्जिन 40.3% से घटकर 33.6% पर रहे हैं। दरअसल शेयर में गिरावट के पीछे दूसरी वजह यही है और मार्जिन में कमी इंटरनेट टिकटिंग के ओवरऑल रेवेन्यूज में योगदान कम होने की वजह से देखने को मिली है। तिमाही के दौरान इंटरनेट टिकटिंग का ओवरऑल रेवेन्यूज में योगदान
30.5% पर रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 42.2% पर था। यही कारण है कि कंपनी के मार्जिन में गिरावट आई है, जिससे बाजार को निराशा हाथ लगी है। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर में गिरावट खरीदारी करने का अच्छा मौका है। शेयर यहां से बाउंस बैक कर सकता है। 605 रुपए का स्तर IRCTC के शेयर के लिए मजबूत सपोर्ट है और 650 रुपए पर कड़ा रेजिस्टेंस है। 650 रुपए का स्तर पार करने पर छोटी से मध्यम अवधि में शेयर बुलिश हो सकता है और 727 रुपए तक जा सकता है। शायद यही कारण था कि दिन के निचले स्तर से शेयर में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। दूसरी खबर, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग के शेयर में मंगलवार 30 मई को 18% तक का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 634 रुपए की ऊंचाई को छुआ, जो कि शेयर का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी है। दरअसल कंपनी के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 37.6 करोड़ से 2.3 गुना बढ़कर यानी 2.25 गुना बढ़कर 86.1 करोड़ रुपए पर रहा। हालांकि आय 1596 करोड़ रुपए से सिर्फ 28% ही बढ़ी है और बढ़कर 2043 करोड़ रुपए पर रही है। पर कामकाजी स्तर पर प्रदर्शन काफी मजबूत है। कामकाजी मुनाफा 106.5 करोड़ रुपए से 54.6% बढ़कर 165 करोड़ रुपए के आसपास रहा और मार्जिन भी सुधरे हैं। कामकाजी मार्जिन 6.25% के आसपास थे, जो सुधरकर अब 8% पर पहुंच गए हैं। तिमाही के दौरान फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज खर्च साल दर साल 45% घटा है और यह घटकर 17.5 करोड़ रुपए पर रहा है, जिससे मुनाफे को सपोर्ट मिला है। तीसरी खबर, जुबिलेंट फार्मोवा के शेयर में मंगलवार 30 मई को 10% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान शेयर ने 322 रुपए 90 पैसे का निचला स्तर भी छुआ और क्लोजिंग भी 7.25% की गिरावट के साथ ही देखने को मिली। और गिरावट के पीछे वजह है चौथी तिमाही के निराशाजनक नतीजे। चौथी तिमाही में कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। तिमाही के दौरान कंपनी को 97.8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को करीब 60 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि कंपनी की आय बढ़ी है। आय 1514 करोड़ रुपए से 9.7% बढ़कर 1661 करोड़ रुपए पर रही, लेकिन कामकाजी मार्जिन टूटे हैं। मार्जिन अगर आप देखें तो साल दर साल 15.5% से घटकर 12.25% के आसपास रह गए हैं। दरअसल तिमाही के दौरान घाटे के पीछे वजह है तिमाही के दौरान कुछ इंटेंजिबल एसेट्स पर लिया गया 171 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट चार्ज या इम्पेयरमेंट घाटा। इसके अलावा अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर US FDA ने कंपनी के मॉन्ट्रियल US के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी CMO फैसिलिटी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड या OAI का दर्जा दिया है, जिसकी फरवरी 2023 में जांच हुई थी। इससे भी शेयर के सेंटीमेंट पर असर हुआ है। US FDA के इस कदम से इस प्लांट से मिलने वाली मंजूरियों पर रोक लग सकती है, यानी फ्यूचर में होने वाली आय पर असर देखने को मिल सकता है। साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट में भी बदलाव हो रहा है। 31 मई से मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर हरी S भरतिया अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि वो बोर्ड पर को चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। चौथी खबर, चौथी तिमाही में दमदार प्रदर्शन के बाद फोर्स मोटर्स के शेयर में मंगलवार को 20% का ऊपरी सर्किट लग गया और शेयर की क्लोजिंग भी 20% के ऊपरी सर्किट पर हुई। इंटरडे में शेयर ने 1718 रुपए 70 पैसे का 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी छुआ। दरअसल चौथी तिमाही में कंपनी ने 149 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 40 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यानी ये कंपनी साल दर साल घाटे से मुनाफे में आ गई है, जिस वजह से शेयर में इतना उत्साह देखने को मिला। कंपनी की बिक्री में भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। बिक्री 881.3 करोड़ रुपए से 70% बढ़कर 1490 करोड़ रुपए पर रही। कामकाजी मार्जिन 10.65% पर रहे हैं, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 1% के भी नीचे थे। कीमतों में बढ़ोतरी और स्टील की कीमत में कमी से लागत घटी है, जिसका फायदा मार्जिन में साफ तौर पर देखने को मिला। मार्च तिमाही के मजबूत प्रदर्शन के दम पर कंपनी ने पूरे साल में यानी वित्त वर्ष 2023 में 152 करोड़ रुपए का मुनाफा घोषित किया है, जबकि पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2022 में कंपनी को 74.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि बुधवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 30 मई को ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो US के मार्च महीने के हाउस प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी हुए हैं, उसका असर देखना होगा और साथ ही साथ मई महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े भी जारी हुए हैं, तो उसका US के मार्केट्स पर, बाद में एशियन मार्केट्स पे और इंडियन मार्केट्स पे क्या असर होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 31 मई की जहां तक बात है तो बुधवार को चौथी तिमाही यानी वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के GDP के आंकड़े जारी होने वाले हैं। किस तरह का नंबर आता है वो देखना काफी अहम होगा। हालांकि ये आंकड़ा शाम को 5:30 बजे जारी होगा। साथ ही RBI की मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू होने वाली है, उसको लेकर क्या रिपोर्ट आती है इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। वेदांता के शेयरधारकों को
अनिल अग्रवाल जो कि चेयरमैन है इस ग्रुप के, वो संबोधित करने वाले हैं। क्या बोलते हैं उस पर वेदांता के शेयर का क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसे आप लोधा ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, 1:1 इन्होंने बोनस की घोषणा की थी, उसकी एक्स डेट है, यानी कि कल शेयर में इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर शेयर में कोई बड़ी गिरावट या एडजस्टमेंट होती है तो आपको हैरान नहीं होना है, केवल जो बोनस का एडजस्टमेंट है उसकी वजह से शेयर का जो प्राइस है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। एसबीआई ने 11 रुपये 30 पैसे के डिविडेंड की घोषणा की थी, उसकी एक्स डेट है, तो उसका जो एडजस्टमेंट है कल एसबीआई के शेयर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बुधवार की क्लोजिंग यानी जब बाजार बंद होगा उसके बाद एमएससीआई में जो बदलाव हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। कुछ बड़े बदलाव आपको बता दें तो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, इंडस टावर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि एमएससीआई से बाहर हो जाएंगे। जो शेयर शामिल हो रहे हैं उसमें मैक्स हेल्थ केयर, सोना बीएलडब्ल्यू, एचएएल, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। ये बुधवार की क्लोजिंग के बाद सारे जो बदलाव हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूरोप पर ईसीबी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी होगी। क्या आता है इस रिपोर्ट में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यही समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ एक्शन वाले शेयरों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो बुधवार 31 मई को आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों और नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।